गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम जो वीडियो बनाए थे डिफेंस प्रोडक्शन इन पीपीपी मोड, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपनी दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके बारे में दो लफ्ज़ मैं बोलूँगा। भारत में जितना प्रेसिडेंट हुए अभी तक, दो प्रेसिडेंट ऐसा नाम है प्रणब मुखर्जी का और डॉक्टर कलाम का, जिनको सारे भारतदेशी, सारे भारतीय अपनी दिल से सलाम करते हैं। दोनों बहुत ही सीधा साधा, निराला और हम्बल नेचर के इंसान थे। प्रणब दा के बारे में इतना बोलूँगा, वो कांग्रेसी थे लेकिन वो इंडियन कांग्रेसी थे। मीन्स आजकल के जो पॉलिटिशियंस है वो लोग क्या कहते हैं, वो कांग्रेस इंडियन है, बीजेपी इंडियन है, कम्युनिस्ट इंडियन है। लेकिन प्रणब दा जो है इंडियन कांग्रेसी थे। मतलब इंडिया पहले आता था, कांग्रेस बाद में आता था। इंदिरा गांधी से लेके नरसिम्हा राव जी तक जो भी जितना भी कैबिनेट में जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो भी पद पर रहे, हमेशा उनका जो जिंदगी स्कैम फ्री रहा है। उनका अपोजिशन पार्टी के नेताओं के साथ, सबका साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से अपने डिपार्टमेंट को चला रहे थे। चाहे फाइनेंस हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे होम हो, ऑलमोस्ट ऑल मेजर डिपार्टमेंट उनका हाथ में रहा है और हमेशा स्कैम फ्री रहा है। कॉमर्स हो, स्कैम फ्री रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो है, हालांकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, LLB किए थे, लेकिन उनको जो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस का पर बहुत बड़ा ग्रिप था उनका, बहुत अच्छा ग्रिप था। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर, एज ए कॉमर्स मिनिस्टर, ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया था। WTO में जो भारत का जो कंसर्न है, उन्होंने काफ़ी क्लॉज को अमेंडमेंट करके अपना जो विद ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट अपना इंडिया का जो पॉइंट को वहाँ रखा था और काफ़ी क्लॉज को अमेंड किया था इंडिया फेवर्ड वे में। ये एक उनकी बहुत बड़ी कारनामा थी। बाकी बहुत सारी चीज़ उनके बारे में पेपर में लिखा जा चुका है, जैसे कि मीडिया में डिस्कशन हो चुका है। लेकिन एक चीज़ शायद कोई पेपर ने कवर नहीं किया है, वो है, मैं जो बताया कि एक बार उनको फाइनेंस का पर उनका बहुत अच्छा ग्रिप था। शायद कम लोग जानते होंगे, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे, वर्ल्ड बैंक में भी रह चुके हैं, IMF भी, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF, उसमें भी रह चुके हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में रह चुके हैं। तो इसी के साथ मैं उनको फिर से नमन करता हूँ और भगवान उनका आत्मा को शांति दे, सद्गति दे। अभी हम आते हैं अपना कल से जहाँ ख़त्म हुआ था, अभी वहीं से शुरू करते हैं। 78 आइटम्स जो उसको है बैन लिस्ट में रखा गया है डिफेंस प्रोडक्शन की ओर से। जैसे टैंक, इसका मतलब टैंक अभी, जैसे कि मेन बैटल टैंक अर्जुन बना है, टैंक अभी इंडिया में बनेगा। डिफरेंट स्पेसिफिक, जैसे पहाड़ी के ऊपर जा सकता है, जैसे कारगिल में, ऐसे सिचुएशन में, लद्दाख में सिचुएशन में, एक तो वेट कम रहने का, तो शुड बी लेसर वेट, बेटर मोबिलिटी एंड विथ प्रॉपर आर्मर्ड। ऐसे ही ये में बनाना पड़ेगा। उसके लिए R&D की बहुत ज़रूरत है। तो कंपनी जो प्राइवेट पार्टनर आएंगे वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बहुत बड़ी चीज़ है, ऑफकोर्स ऑर्डिनेंस तो बनेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो खुलेंगे, क्योंकि अभी तक भी क्या ना, इंडिया में एक नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बना। जो ब्रिटिश लोग जो छोड़ के गए थे, वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अभी चल रहा है गाड़ी, जितना ब्रिटिश छोड़ के गए थे। तो अभी उसमें भी कुछ बनेगा, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था। और मेजर कंसर्न है, हम लोग को एक अच्छा से असल्ट राइफल नहीं बना सके आज तक। जैसे सब लोग, हम रशिया से टेररिस्ट लोग को उनको मिल जाता है AK-47, AK-74 मिल जाता है, हमको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न ऑल्सो गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर।
एक्चुअली कांग्रेस का टाइम में भी ये प्लान था कि मारुति में राइफल फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन वो प्लान सिर्फ प्लान में रह गया। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, मोदी गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चालू किया था, और ये जो 2019 का बाद इसका पर प्रेशर दिया है, उस प्रेशर आया है, उसका पर उधर एक ऑर्डिनेंस कम राइफल असल्ट राइफल का फैक्ट्री बनेगा। ये एक कंसर्न है। बाकी जो बैन लिस्ट में कर दिया, राइफल नहीं लाया जाएगा, टैंक्स टोटली बैन है, पानी का जहाज वारशिप भी नहीं खरीदा जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो आर्मर्ड व्हीकल्स जो पहले भी हमको बेसिकली टाटा वगैरह हमको देते थे आर्मर्ड व्हीकल्स। हाँ, टाटा से ये मारुति वाले हमको जिप्सी दिए थे जब नया नया ये हुआ था। टाटा ऑलमोस्ट सप्लाई करते हैं, फिर भी आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह हम और बाहर से नहीं खरीदेंगे। टाटा हमको दे रहा था, इवन जो बफर्स तोप वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स है, जो टो करके लेने के लिए, वो सब टाटा हमको देता था। लेकिन अभी वो एक चीज़ है जो टोटली बैन, ऐसे काफ़ी चीज़ जो बैन करके 78 आइटम्स बिल्कुल नहीं कर देंगे। दैट हैज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इटसेल्फ। हो सकता है 2-3 साल लगे, कैसे लगे, गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, उसका पर प्लान कर रहा है। ये बात है। अभी जो है ना, मैं थोड़ा आऊँगा पीछे, एक्चुअली कितना तक हम गए हैं, कैसे कैसे शुरू हुआ है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू पहला प्राइम मिनिस्टर बने। उस टाइम पर क्या हुआ कि जो हमारा जो ब्रिटिश का अंडर में जो ब्रिटिश इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी था, वो डिवाइड हो गया आधा आधा। जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 में साथ होकर लड़े थे, अभी आधा आधा हो गया। आधा पाकिस्तान को गया, आधा हमारे पास रहा। सेम है, जो आर्म्स अम्युनिशन शिप्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग, उनका पास भी ब्रिटिश ओरिएंटेड था, हमारे पास भी ब्रिटिश ओरिएंटेड था। जैसे कि हमारा हिस्से में जो उस टाइम पर पुराना या पब्लिक, आप लोग को याद होगा, आईएनएस मैसूर, आईएनएस दिल्ली, जो क्रूजर थे, त्रिशूल, तलवार, बेतवा, ब्यास, फ्रिगेट वगैरह सब हमारा ब्रिटिश ओरिएंटेड, सब ब्रिटिश ओरिजिन का, वो सब हमारे पास थे। सेम है तो एयरक्राफ्ट ऑल्सो। बट उसके बाद क्या ना, जैसे पहला फर्स्ट वार, जो वार तो नहीं एग्जैक्टली, उसको हमने 47 में जब लोग कश्मीर, तो आप जानते हैं हरी सिंह एग्री नहीं हुए इंटीग्रेट होने के लिए, और पाकिस्तान ने उस टाइम पर बेवकूफ़ी कर दी, बोला कि कश्मीर हम ले लेंगे, क्यों ना, इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो घुस गए। घुसने के बाद हरी सिंह विदाउट एनी कंडीशंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भेज दिया, बोले कि भाई तुम बचाओ। तो फिर भी नेहरू वाज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी माउंटबेटन भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पटेल ने प्रेशर डाला, बोलता नहीं फौज भेजना चाहिए, तो फौज गया, श्रीनगर बच गया। तो कुछ जैसे कि जो अभी हमारा कब्जे में है वहाँ तक गए थे। उसके बाद नेहरू सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। आर्मी बोलेगी नहीं नहीं हमको मौका दो, हम पीओके को भी ले लेंगे, लेकिन नेहरू बोले हमको ज़रूरत नहीं है पीओके। हम लोग अभी सोच रहे हैं, इसलिए हम नेहरू जी अभी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर शायद उन्होंने सही डिसीजन लिया था, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि जितना ज़्यादा एरिया हम लेंगे उसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत खर्चा आएगा। स्पेशली पीओके एरिया में कुछ झुकता नहीं है, चला पेड़, आम का पेड़ भी नहीं होते नहीं है। और लेकिन वहाँ का जैसे कि एरिया ले लिए तो उनको शिक्षा, सैनिटेशन, नाला, रास्ता, हेल्थ केयर, खाना पीना, एग्रीकल्चर सब कुछ देना पड़ेगा। तो हम इंडिया का अपना रेवेन्यू से जाएगा। उस टाइम पर जैसे सेकेंड वर्ल्ड का तो वैसे सबका इकोनॉमी सेट आउट हो गया था। सब लोग ओनली रशिया और अमेरिका, इनका इकोनॉमी थोड़ा बचा हुआ था, थोड़ा का अच्छा से बचा हुआ था ना। उन्होंने मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लेट एंटर किए थे। अमेरिका कितना लड़ा, ओनली 1.5 साल के लिए लड़ा, रशिया 2 साल के लिए लड़ा, लेकिन बाकी सब तो पूरा 5 साल लड़े। तो वर्ल्ड में कोई इकोनॉमी नाम का चीज़ नहीं, सब लोग का बर्बाद हो गया था। सो एज इंडिया ऑल्सो, हमसे भी काफ़ी रिसोर्सेज लेके ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा दिए। तो हमारे भी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं था, तो नेहरू सोचे कि नहीं बेकारी के क्यों झमेले में खर्चने का, जितना हो गया डिक्लेयर करके एक LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर करके यूएन में भेज दिया मामला। यूएन में पढ़ा, अभी तक पढ़ा है। उस टाइम पर नेहरू ये भी नहीं सोचते कि साला एक टेररिज्म नाम का एक चीज़ भी आएगा, जिहादी व्यादी आएगा, तो उनको नहीं आता था। वो जिहादी का कंसेप्ट कब से चालू हुआ, जब रशिया ने अफगानिस्तान में एंटर किया, तब से वो जिहादी व्यादी चालू हो गया काम। फिर आर्म्स रेस, ये सब अभी जो सीरिया में, इराक में चला, ये सब ऐसे वैसे सब उससे चालू हो गया। उस टाइम पर वो नेहरू थोड़े सोचे थे ऐसी चीज़ों का बोल के, नहीं तो उस टाइम पर अगर थोड़ा सा ही हो तो ले लेते थे उसको भी। तो ये बात है। तो उनको पता नहीं कि साला वही पीओ के चला टेररिस्ट का अड्डा है, वही से ट्रेन किधर आ रहा है। तो ये हमारा था। देन दूसरी बात है कि नेहरू डिफेंस, एक्चुअली उन्होंने डिफेंस को इतना तजुर्बा नहीं दिया। उन्होंने एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में,
अपना हेल्थ केयर में, डिफेंस में बहुत नेगलेक्ट कर दिया उनका पॉलिसी जो है। हालांकि उन्होंने क्या ना कॉरपोरेट ये में थोड़ा, हालांकि आप लोग जानते हैं नेहरू थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग आदमी थे, उनका थोड़ा दिमाग लेफ्ट की तरफ ज़्यादा घूमता था। तो उस टाइम पर क्या है कि उनका एकनेस में कोई अपोजिशन भी था नहीं। अपोजिशन लीडर ओनली 2-3 आचार्य जे बी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया, ये 2-3 थे। कम्युनिस्ट तो अपोजिशन करते नहीं थे, वो तो सपोर्ट करते थे इस चीज़ के नाम के लिए। तो उस टाइम पर नेहरू का जो पॉलिसी डिफेंस के लिए तुरंत भी टोटली लैकलस्टर रहा। एजुकेशन के लिए कुछ काम के ITI IIM वगैरह बनाए, लेकिन एजुकेशन को टॉप हैवी कर दिए। नीचे जो प्राइमरी एजुकेशन जो जहाँ से शुरुआत होता है उसको ढील दे दिए। ये थोड़ा मेजर ये, और एग्रो सेक्टर को तो बिल्कुल नहीं नज़र कर दिए। फॉरेन ये जो उनका अच्छा था, पॉलिसी अच्छा था। वो किसी झमेले में पढ़ना नहीं चाहते, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई युद्ध वगैरह होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई सोचा भी नहीं है कि फिर कोई युद्ध वगैरह होगा। उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मल वही 303 राइफल जो है ब्रिटिश ने दे रखा है, उसका पर गाड़ी चलाओ, नाम के लिए सिर्फ तनख्वाह दे दो फौज को और बैठा के रहो। कोई ये नहीं। लेकिन अभी उस टाइम पर चीन जो, उसके बारे में एक दूसरा वीडियो में बना होगा, चीन कैसे सलामी स्लाइसिंग करके धीरे धीरे जगह लिया, उसके लिए दूसरा बना होगा। तिब्बत को कैसे लिया, नेहरू का नाक के नीचे से लिया, कैसे हम बाद में बना होगा। तो तभी तक चलता रहा। लेकिन 1962 में जब चाइना इंडिया को अटैक किया और ज़बरदस्ती करके 90,000 स्क्वायर का माइल्स हमारा ले लिया, तब नेहरू को लगा झटका। उन्होंने सोचा कि चला गलती कर दिया, पहले से कुछ ध्यान देना चाहिए था। तो लेकिन गलती हो चुका था, हम लोग प्रिपेयर थे नहीं। मतलब आप मज़े की बात है कि थी वहाँ पर अपने कितना अच्छा एयरफोर्स, इतना अच्छा एयरफोर्स था हमारा, लेकिन एक भी प्लेन फ्लाई करके लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में नेफे में जाके चाइनीज़ को बम नहीं कर सका, क्योंकि कोई उड़ने के काबिलियत में नहीं था। इंडियन एयरफोर्स नॉट पार्टिसिपेट इन दैट वार। उसके बाद शास्त्री जी आए, इमीडिएटली वी फॉट अनदर वार 65 वार में एक्चुअली एयरफोर्स और आर्मी का अच्छा कोऑर्डिनेशन जमा, हमने पूरा दोनों फोर्स मिलके फाइट किया और वो वार हमने जीता। लेकिन फिर भी स्टेलमेट हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर कर दिए, फिर वो हम जितना घुसे थे छोड़ दिए और फिर वापस आ गए, फिर बैक टू LOC आ गया। लेकिन उस टाइम पर व्यू पॉइंट चेंज हुआ, नहीं वी हैव टू गो टू द ओपन मार्केट टू स्ट्रेंथन आवर आर्म फोर्सेस। इंदिरा गांधी जब आए तब उन्होंने पहले से इसी रास्ते के पे काम करना शुरू कर दिया। उनका रसिया का ब्रेजनेव और क्रुश्चेव, इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा, बनाया उन्होंने। तो हमको रसिया से वर्शिप आना शुरू हो गया। राणा रणजीत राजपूत, मिसाइल भी हमने वहाँ से लाना शुरू किया था, जैसे P-15, P-21 मिसाइल्स, पेटिया क्लास शिप, रॉकेट लॉन्चर, ऐसे सब हमने रसिया से लेके हमारा डिफरेंट ये टैंक्स वगैरह लेके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ में हमने क्या किया, ब्रिटेन का साथ भी दरवाज़ा खोला, फिर से ब्रिटेन से जैगवार लिए, ओवर द पीरियड टाइम फ्रेंच से मिरेज लिए, रशिया से फिर सुखोई लिए, मिग लिए, 29 इसे लिए, लेके धीरे धीरे अपना सिस्टम चालू किया। जैसे मैंने बताया मिसाइल सिस्टम तो धीरे धीरे अपना खुद का बेहतरीन हो गया। सबमरीन जैसे हमने फ्रेंच से रशिया से लिए, उसके बाद फ्रेंच से लिए स्कॉर्पियन जो है, SDW जर्मन से लिए, उसका कम करके अभी सबमरीन भी अभी जो ग्रे लिस्ट में 78 आइटम में से हम सबमरीन भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे इंदिरा गांधी के टाइम में जो इंपोर्ट चालू किए ब्रिटेन से हम धीरे धीरे लिए, जैसे कि 75 का ये में हमने कुछ जहाज़ लिए थे, INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। इसके बाद उनके साथ में फिर इंडिया ने पॉलिसी बनाने ने हम तो उससे लेंगे जब तो टेक्नोलॉजी का दोगे और हम इंडिया में बनाएंगे, सब मिल के बनाएंगे। फिर 3 फ्रिगेट हमने इंडिया में बनाया, दुनागिरी और समथिंग लाइक दैट कुछ बनाया हमने। ऐसे धीरे धीरे मार्केट खोल के हम अभी फिर हमने रशियन ओरिएंटेड ये नहीं हो के हम जहाँ हमको सस्ता मिला, जहाँ बेटर मिला हम लाएंगे। फिर बोफोर्स लाए, राजीव गांधी, स्लोली देन वी आर स्टार्टेड ओपनिंग ऑफ द आवर डिफेंस सेक्टर इम्पोर्ट। और धीरे धीरे क्या ना इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया। तो अभी जो 2014 से ये जो गवर्नमेंट जो है उसने थोड़ा ये में शिफ्ट किया, पॉलिसी शिफ्ट किया, बोला नहीं ठीक है, हम लोग जो अभी कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, अभी एक INS अरिहंत बोल के एक न्यूक्लियर सबमरीन भी हमने खुद बना दिया। इसका मतलब हम बाहर से वो खरीदने का जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे, फिर जब टेक्नोलॉजी चेंज होगा फिर देखेंगे। तो ऐसे उन्होंने अभी इंडिया काफ़ी चीज़ में
खुद बना सकता है, ओनली कैपिटल फंड्स नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे, उस फंड ये करेंगे, सब कुछ अभी वही ट्रैक पे आ जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये है जैसे मैंने बताया कैसे कैसे शिफ्ट हुआ। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी से एक्चुअली पॉलिसी शिफ्ट हुआ एक्चुअली, जो ये हुआ, तो उस टाइम पर देखिए उनको जो पॉलिसी शिफ्ट किया तो वो जो मतलब 71 वार में हमने वो 303 राइफल और ये जो कैनवास शू पहन के नहीं लड़े थे हम, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ लड़े थे, आर्मामेंट के साथ लड़े थे हम, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम है, इसलिए 71 वार में हमको रिजल्ट मिला। चलो यू वॉन दी वार वेरी कंफर्टेबली, जो तीनों फोर्स भी अच्छे कॉम्बिनेशन किए थे, बहुत एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब लोगों ने एकदम प्री प्लान मैनर में किए थे और हम बहुत कंफर्टेबली वार जीत गए थे। और उसके बाद अभी का जो पॉलिसी आप देखें, और होपफुली मेरे को लगता है जो अगली 10 साल में इंडिया विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, सेल्फ रिलायंट, एंड एक जैसे काल में बोला था, एक प्योरली डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्री होने का साथ है, प्योरली डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएगा, क्योंकि हम हमारे पास बहुत सारी ये है, अफ्रीकन कंट्रीज है, जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, काफ़ी चीज़ हमसे ले सकते हैं एक्चुअली। हाँ, काफ़ी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और होपफुली जैसे मैं आशा करता हूँ कि अगली 10 साल में बहुत सारी चीज़ बदलेगा। मैं अभी बस यहीं पर मैं मेरा वीडियो एंड करता हूँ, और कल मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लूँगा, अपना इंडो चाइनीज़ कॉन्फ्लिक्ट जो गलवान में हो रहा है, पेंगंगसो में हो रहा है, डेप्सांग एरिया में हो रहा है, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में क्या हो रहा है, रुचुल में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ जो है ना मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली बताऊँगा, 1950 से लेकर अभी तक कैसा कैसा चेंज हुआ है, और अभी चाइना का इतना रिजिड क्यों है, और क्योंकि इंडिया भी अभी इतना रिजिड क्यों है, ये चीज़ कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय।